अच्छा जी। प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे, पहले देखा था कि सीएसएस क्या होता है, व्हाट इज सीएसएस। उसके बाद जो है मजीद जो हमने देखा था वो था हमारा, क्या चीज़ थी, वो थी हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन विदाउट विद मनी एंड विदाउट मनी। उसके अंदर जो है मैंने आपको चीज़ें कुछ बताई थी, कुछ डिस्कस की थी। तो आगे उसके आगे चलते हैं, हम मजीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल सेशन के हवाले से बात कर रहे थे कि आपको चाहिए एकेडमीज को छोड़ के इंडिविजुअल सेशन लें। ठीक है जी। तो उनकी बातें हो रही थी, तो उसके हवाले से ही मजीद बातें करते हैं अभी। तो उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि पेड ऐसे, जो पेड ऐसे का सेशन है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है जी। उसकी जो फी है वो 3000 की फी है। 2 मंथ्स का सेशन है। ठीक है जी। आपको मिलेगा क्या? डेटा मिलेगा, अपडेटेड, पक्की पकाई खीर मिलेगी। ठीक है जी। अपडेटेड टिल डेट। ठीक है जी। जिस डेट को आप वो ज्वाइन करेंगे उस डेट तक जो है, टिल डेट, अगर कुछ होगा भी तो उन 2 मंथ में कोई चीज़ अपडेट करने वाली होगी तो वो भी अपडेट होके आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। तो डीएमसीज मैंने कल अपने स्टूडेंट्स की दिखा दी थी, जिन्होंने मुझसे ऐसे पढ़ा है, जिन्होंने मुझसे ऐसे लिया है। तो इसमें आपको पिछले 54 साल के पेपर जो है वो भी सोल्व मिलेंगे। और हर टॉपिक पर कितने ऐसे आए हुए हैं, कौन कौन से साल आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो जो भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझे टेक्स्ट करके इनबॉक्स के अंदर फीस सबमिशन डिटेल वगैरह पूछ के ज्वाइन कर सकता है। ठीक है जी। तो अगर किसी ने डीएमसीज नहीं देखी थी तो उनको मैं मज़ीद दिखा भी देता हूँ। ये मेरे स्टूडेंट्स की डीएमसीज हैं, कुछ की जो मैंने ऐड की हुई हैं। 64 मार्क्स। ठीक है जी। 61 मार्क्स। ये वो हैं जो जिन्होंने अच्छे खासे मार्क्स लिए हुए हैं। ठीक है जी। 60। ठीक है जी। उसके बाद जो है 51। ठीक है जी। तो ये डीएमसीज हैं जो मेरे स्टूडेंट्स की हैं, जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी। ठीक है जी। तो छोटी सी इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं 1 आध मिनट के अंदर कि क्या हम कर रहे थे। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन विद मनी। ठीक है जी। अब अगर आपके पास पैसे हैं तो आप स्टडी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी वो है लुक फॉर पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत क्यों है वो भी अभी देखते हैं हम। अब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मैंने लिखे हैं अपनी तरफ से कि आपको पर्सनल गाइडेंस किस लेवल तक लेके जाती है। सबसे पहले तो बात ही यही है ना कि एस्पायरेंट्स अपने फ्यूचर के साथ जो है ना सीरियस नहीं होते। ठीक है। जब सीरियस ही नहीं होते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कर क्या कर रहे हैं, बाहर आहिस्ता आहिस्ता लगे रहते हैं। तो फिर कहते हैं हम फेल हो गए हैं। सबसे पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होने के बाद फिर चाहे आप गाइडेंस लेके पढ़ें चाहे विदाउट गाइडेंस लेके, गाइडेंस के साथ आपको ये होता है कि आप जो तैयारी आपने विदाउट गाइडेंस 2 सालों के अंदर करनी होती है। ठीक है जी। 2 साल के अंदर जो तैयारी करनी होती है वो आप तैयारी जो है ऑलमोस्ट 6 मंथ, 6 to 7 मंथ्स, ठीक है जी, के अंदर कर लेते हो। ठीक है। 6 से 7 महीने के अंदर कर लेते हो और आपके जो चांसेस होते हैं वो जो है काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं सीएसएस की हवाले से, तैयारी के हवाले से, और मतलब चांसेस ज्यादा हो जाते हैं पास करने के हवाले से। ठीक है जी। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज करने का बताया था। टेक्नोलॉजी यूज करके आप अपने मिनिमम भी जो है 1,50,50,000, ठीक है जी, 1,50,000 से के करीब करीब, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 10-20 हजार ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। अपनी 1.5-2 साल जो आपकी जर्नी होती है, इतनी होती ही होती है। 1.5-2 साल की जर्नी आपकी सबसे पहले है। ठीक है। इतनी बचत कर सकते हैं आप। ठीक है जी। मजीद भी इससे ज्यादा भी बचत कर सकते हैं। ये मिनिमम मैंने आपको बताई है। ठीक है। जो आप मंथली बेसिस पे लगा रहे हो, और यही पैसे अगर आप अपनी एवेलुएशन पर, अपनी गाइडेंस पे लगा दें तो ज्यादा बेस्ट रह जाता है। डू नॉट लीव होम, उसके बारे में भी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी कि घर ना छोड़े, घर रहने पर आपकी बहुत सारे काम आपके घर वाले कर देते हैं। हॉस्टल ना जाएं। ठीक है। कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके हॉस्टल ना जाएं। ऑनलाइन सोर्सेज को ज्यादा कंसल्ट करें, ऑनलाइन पढ़ने को ज्यादा तरजीह दें, क्योंकि उसके अंदर आपका टाइम जाया होने का बहुत ज्यादा जो है टाइम आपका जाया होने से बच जाता है।
यूज मोबाइल एंड लैपटॉप एटसेट्रा, जो चीजें टेक्नोलॉजी के लिए आप यूज करते हैं, कीपैड, आईपैड, ठीक है जी, सरफेस बुक, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी जो आप यूज कर रहे हैं और जो आपके पास मौजूद है उसको यूज करें अपने पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, सब चीज़ों के लिए। नेवर एवर ज्वाइन एनी एकेडमी, कोई भी एकेडमी आप जो है ना ज्वाइन करें। उसकी वजह ये है, ज्वाइन करें ऐसा नहीं कि नहीं ज्वाइन करें, बट उसकी वजह यह है कि आप उसको तरजीह ना दें, पर्सनल गाइडेंस को तरजीह दें। कि आप कोई भी मेंटोर जो पर्सनल गाइडेंस देता हो, मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे हैं, ठीक है जी, मैं भी हूं और भी हैं, ठीक है, उनसे राब्ता करें, उन्हें कहें कि हमें एक डेमो दें आप सबसे पहले, ठीक है, एक क्लास डेमो दें या एक क्लास के अंदर हमें समझाएं कि कैसे पढ़ाएंगे। आप वो डेमो लें, आपको पता चल जाएगा उस बंदे का लेवल क्या है, ठीक है, वो किस लेवल तक आपको अंडरस्टैंडिंग करवा सकता है, किस लेवल तक आपको पढ़ा सकता है। उससे क्वेश्चन करें, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी ना करें, आपको नहीं पता क्या क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी, आप जाएं सीधा क्या कहते हैं उसे, गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके सर्च करें कि मैं क्या क्वेश्चन करूं सीएसएस से रिलेटेड, अगर किसी मेंटोर से करने, आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, एक दो पढ़ें, एक दो मरतबा पढ़ें उनको, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, उनसे पूछ, अगर आपको वो सेटिस्फाइड कर सके उन क्वेश्चंस के आंसर देता हुआ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर ना सेटिस्फाई कर सके तो फिर आपको ऑब्वियस सी बात है कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए, वो आपकी मर्जी। उसके बाद इवेल्युएशन जो है हर वीक को जो है, कोशिश तो होनी चाहिए डेली बेसिस पे हो आपकी, बट इवेल्युएशन जो है हर वीक आपकी होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। और वैल्यूएशन आपकी होनी चाहिए, आपका उसको पता चलता है गलतियां कितनी हैं, उसको आप फिर ठीक करते हैं। एवेल्युएशन के साथ साथ वो आपको गाइड भी करेगी कैसे, जो आपको एवेल्युएट कर रहा है कोई भी है वो, ठीक है, कोई भी मेंटोर है, वो आपको अगर एवेल्युएट करके दे रहा है तो आपको गाइड भी करेगी आपने वो सारी चीजें किस तरीके से ठीक करनी है, ठीक है, वो सारी चीजें। उसके बाद लुक फॉर पर्सनल इंस्ट्रक्टर, जो आपको एग्जाम डे तक गाइड करे, बताए, आपकी जो है एवेल्युएशन भी करे, आपको गाइड करे स्टेप बाय स्टेप, बताए कि कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजें आप उसके अमल करते जाएं, उसको फॉलो करते जाएं। उसके बाद एंड पे वही, स्पेंड मनी, बाय एवरीथिंग, बाय टाइम, बाय मेंटोर, बाय बुक्स, बाय नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो खरीदें हर चीज, टाइम बचाएं। यहां पर आपकी तैयारी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है, टाइम इज मनी, ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम इज मनी, आप टाइम जितना ज्यादा सेव कर सकते हैं अपनी तैयारी के अंदर, और जितना ज्यादा आप टाइम जो है अपनी प्रिपरेशन को दे देते हैं, दे सकते हैं, उतना ज्यादा दें। अब आ जाती है बात लुक फॉर पर्सनल गाइडेंस या इंस्ट्रक्टर, या कुछ भी इसको कह लें, कि अगर आपको जो है पर्सनल गाइडेंस चाहिए, और चाहिए होती है, मैं तो रेकमेंड ही पर्सनल गाइडेंस करता हूँ, और कुछ भी जो है मैं रेकमेंड नहीं करता, ना एकेडमी रेकमेंड करता हूँ, ना ही कोई सेशन रेकमेंड करता हूँ, पर्सनल गाइडेंस रेकमेंड करता हूँ। उसकी वजह यही है कि अगर आप एक घंटा किसी का बाय कर लेते हैं, हफ्ते के अंदर 4-5 घंटे ही बाय कर लें, ठीक है, उतना ही काफी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। 7-8 मंथ के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा, ये जो 7-8 मंथ के लिए जो है 80-90 हज़ार के अंदर अंदर बंदा अपने डेली बेसिस पे 1 घंटा आपको दे देगा, ठीक है जी। इससे ज्यादा वो पैसे कोई भी नहीं ले रहा, जितने भी पर्सनल गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है, इतने ही ले रहे हैं। तो अगर आप इतने पैसे लगा सकते हैं तो आपको जरूर लगाने चाहिए। अब वो क्यों लगाने चाहिए, आपको क्या उसका फायदा होगा? सबसे पहले आपको कस्टमाइज्ड प्लान मिलेगा, ठीक है, प्लान बना के देगा आपको आपका मेंटोर, ठीक है, प्लान बना के देगा। सबसे पहले अगर प्लान बना के नहीं देगा तो उस प्लान पर आपको अमल करवाएगा। कि उसने कहा है कि आज इस ये जो वीक है ना, फॉर एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ लग जाए, ठीक है। ये जो वीक है ना हमारा, इस वीक के अंदर हम, फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट है, पाकिस्तान अफेयर है, पीए फॉर एग्जांपल, इस वीक के अंदर हम पाकिस्तान अफेयर के जो चैप्टर 1 है वो करेंगे, ठीक है, उसके अलावा हमें करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ हम क्या करेंगे, जो है 50 के करीब जो है हम सैनोनिम एंटोनिम्स कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो है 50 के करीब जो है हम इडियम्स कर लेंगे, 50 के करीब जो है हम पेयर ऑफ वर्ड्स कर लेंगे, एक प्रेसी कर लेंगे, एक जो है ऐसे की आउटलाइन कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा वीक का एक प्लान है।
ठीक है, वो एक प्लान दे देगा आपको, आपको वो साथ काम करवाएगा और ये सारी चीजें अवेलुएट भी करके देगा, बताएगा, समझाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वो प्रोवाइड भी करेगा, आपको बताएगा कि यहाँ से कर लो, वहां से कर लो। आपको दिमाग खपाने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने कहाँ से करना है, ठीक है ना। वो आपको पढ़ा भी रहा होगा, बता भी रहा होगा, समझा भी रहा होगा, डेटा भी प्रोवाइड कर रहा होगा। सारी जो आपकी टेंशनें है ना, टेंशनें, ठीक है जी, स्टडी प्लान वाली, कि मैंने क्या करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कितनी देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वगैरह वगैरह, वो सारी टेंशनें वो बंदा उठाएगा। आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, ये होगा पैसे से। ठीक है, आपने नहीं सोचना कि मैंने कितने घंटे पढ़ना है, आपने नहीं सोचना कि मैंने कब कब पढ़ना है, आपने नहीं सोचना कि मैंने क्या क्या पढ़ना है। वो आपको बताएगा कि ये चीज जो है आपने पढ़नी है इस वीक के अंदर। शुरू के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है, मैं खुद बेसिक से स्टार्ट करवाता हूँ कि आप जो है इजी रह के रहे, कि एक हफ्ता 2 हफ्ते जो है इजी रहे स्टूडेंट, क्योंकि उसने ये बर्डन बर्दाश्त नहीं किया होता। आहिस्ता आहिस्ता बर्डन बढ़ाता होता हूँ मैं खुद भी, बाकी भी ऐसा ही करते होंगे, कि आपको जो है आहिस्ता, पहले वीक क्या करेगा, जब आपने ज्वाइन किया है कि सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाता रहेगा, वीक के अंदर 4-5 घंटे हैं, एक टॉपिक पढ़ाएगा, 2 टॉपिक पढ़ाएगा दूसरे लेक्चर के अंदर, तीसरा लेक्चर के अंदर 3, चौथे लेक्चर के अंदर 4 टॉपिक पढ़ाएगा। 4 टॉपिक पढ़ाएगा और उनका डेटा दे देगा और कहेगा कि ये किसी भी वक्त याद कर लो। दूसरे वीक क्या करेगा, 6 टॉपिक पढ़ाएगा, साथ कहेगा ये 50 सैनोनिम है, 50 एंटोनिम्स हैं, ठीक है, सैनोनिम एंटोनिम्स हैं 50, 50-50। तो ये क्या है कि आपने एक्स्ट्रा, आपका काम आ गया है इस वीक। ठीक है, ये 6 टॉपिक भी आपने करने हैं। सुबह अगर अपना टाइम बता दो, किस किस टाइम फ्री होते हो, सुबह 2 घंटे पढ़ो, दोपहर को 2 घंटे पढ़ो, शाम को 2 घंटे पढ़ो, रात को 2 घंटे पढ़ो, आपके 8 घंटे पूरे हो गए हैं। ठीक है जी, 8 घंटे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सीएसएस के अंदर ऐसा ही होता है कि आपको 8 घंटे से ज्यादा पढ़ने की किसी भी कीमत पर जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये, आपको जो है ये कंटिन्यूटी चाहिए। अगर आप एक दिन बाद 10-12 घंटे पढ़ लोगे, अगले दिन आप वो 8-7 घंटे पढ़ने की जरूरत, आप मुश्किल होगी आपको। चलो, कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा ही जिद्दी होते हैं, वो 8-10 घंटे जो है 10 दिन पढ़ेंगे, अगले 5 दिन उनके जाया जाएंगे। इसी चीज से बचने के लिए क्या है कि 8 घंटे ही पढ़ना जरूरी है। अगर वो बिल्कुल फ्री, अगर जॉब वाला है, कोई और काम करता है, ठीक है जी, घर के काम वगैरह जो भी सीन है, ठीक है, कोई बिजनेस है, जो भी है, उस चीज से ओवरकम कैसे करना है, उस चीज का टाइम टेबल कैसे बनाना है, वो बंदा आपको बना के देगा। कस्टमाइज स्टडी प्लान का मकसद ही यही है, मतलब ही यही है कि आपको वो कस्टमाइज करके देगा, सिलेबस डिवाइड करके देगा। ठीक है जी, आपकी वीकनेसेस बताएगा कि आप के अंदर ये चीज की कमी है, इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने को आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है, इस टॉपिक को ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है। वो सारी सोचें, वो सोच रहा होगा, आपने कुछ नहीं सोचना। ठीक है, जिसके, ये उसका हेडिक होगा जो आपको बता रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, जिसको आपने पैसे दे के ये सारी टेंशनें दे दी हैं कि मुझे हर चीज का आपने बताना है, कि आपका क्या है, वो चीज कवर कवर भी हो रही है, जो आपके टॉपिक्स हैं, 4 हैं पहले वीक, अगले वीक 6 हैं, अगले वीक 7 हैं, 8 हैं, अगले वीक 10 हैं। ठीक है जी, वो क्या आपके कवर भी हो रहे हैं, और वो सारा हेडेक उसका है, वो करवा रहा है आपको। ठीक है, आपका मेंटोर करवा रहा है या करवा रही है, जो भी उसका जेंडर है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें उसका मसला है, आपका मसला नहीं होगा। आप इन चीजों से, टेंशन से जब दूर हो जाओगे, कि मैंने सोचना ही नहीं है ना भाई, मैंने तो सिर्फ तैयार करना है, उसको लिखना है और वैल्यूएट करवाना है, और उसके अंदर जो गलतियां हैं वो बंदा बता रहा है कि ये काम करो, ये गलतियां आपकी ठीक हो जाएंगी, तो आपको क्या जरूरत है टेंशन लेने की। यही टेंशन ले लेके बच्चे फिर पढ़ नहीं पाते। ठीक है, कि मैं कैसे स्टडी प्लान बनाऊं, मैं कैसे बताऊं कि मेरी अंदर कौन सी गलती है, कौन सी वीकनेस है, कौन सा जो है टाइम के अंदर मैं अवेलेबल हूँ, कौन से मैं नहीं हूँ, कौन से में मेरे घर के अंदर काम आ रहे हैं, कौन से टाइम के अंदर मैं जो है क्या काम कर रहा हूँ। ये ही एस्पायरेंट सोच सोच के थक जाता है कि मैं फिर पढूं क्या। ठीक है, किस टाइम पढूं, क्या पढूं, किधर से पढूं, यही उसको समझ नहीं आ रही होती। जब आपको एक कस्टमाइज प्लान मिल जाता है कि यहाँ, फॉर एग्जाम्पल, वो आपको, आपका मेंटोर सेंड कर देता है कि यार ये जो है ना पेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 पेजेस है, आपका काम यही है कि आज की डेट के अंदर आपने ये 10 पेजेस पढ़ने हैं, इसको रीड करना है, उसमें से चीजें याद करनी है, रट्टा लगाने वाली ये चीज है वो आपको बता देगा, गाइड कर देगा, समझने वाली कौन सी चीज है, कंसेप्ट लेने वाली कौन सी चीज है, वो आपको बता देगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, शुरू के अंदर स्लो हो सकता है, बाद में वो फास्ट हो जाता होता है, क्योंकि शुरू के अंदर बच्चे पे इतना बर्डन डालने से वो खुद बच्चा जो है नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि उसको आहिस्ता आहिस्ता बर्डन का आदी करना है, क्योंकि उसकी वीकनेस यही होती है कि, क्योंकि सीएसएस बिल्कुल जो उसने स्टडी की होती है, अपनी 16 ईयर स्टडी की होती है, उससे बिल्कुल हटके होता है। 12 डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, 12 डिफरेंट सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से डील करना होता है। यही वजह होती है कि सारे बच्चे जो है
उन सब्जेक्ट्स को कभी एक पढ़ रहे हैं तो दूसरा पढ़ते हैं तो उसका दिल नहीं करता, तीसरा पढ़ते हैं उसका दिल नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि 12 डिफरेंट चीजों को आपने देखना होता है, 12 डिफरेंट कामों को आपने करता होता है। जबकि आप अपने बीएस के अंदर जो, या एमफिल, उसके अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस को पढ़ रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर आपने डिफरेंट 12 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो ये मुश्किल का, सॉरी, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो ये आपको, जब आपका मेंटोर सारा कस्टमाइज करके देगा, आपको इन सब टेंशनों से जो है पाक होके, फ्री होके पढ़ने में मजा भी आएगा, आपको इफेक्टिवनेस भी नजर आएगी कि हाँ मेरा काम हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये किस चीज से होगा? आपके पैसों से होगा, और किसी भी चीज से नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरी बात पे चलते हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है, बच्चे क्या करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर? वो ये सोच, जो पढ़ाने वाले हैं खासकर, जो उनको गलत गाइड करते हैं, फातिमा जहरा काइंडली ये काम ना करें, एनोटेशन ना करें, वरना मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। मेहर साहब इनको रिमूव करें यार क्लास से। अच्छा जी। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए, सबसे पहले चीज यही है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है। ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट उस चीज के अंदर होगा, उस सब्जेक्ट के अंदर होगा, ठीक है जी, उस सब्जेक्ट के हवाले से होगा, तो ही आप उसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी टीचर क्या करते हैं, वो जो गलत गाइड करते हैं, जो पढ़ाते हैं ना, वो कहते हैं यही सब्जेक्ट अच्छा है पढ़ने के लिए। वो भाई उस बंदे को आता है, आपको नहीं आता। हर बंदे का जो क्या है कि लेवल होता है या इंटरेस्ट होता है, वो डिफरेंट होता है, आईक्यू डिफरेंट होता है, कभी भी सेम नहीं होता किसी का। हर किसी की थिंकिंग डिफरेंट होती है। मुझे जो है फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपको ना लगे, पॉसिबिलिटी है ना। मैं टीचर क्या करते हैं, गलत काम करते हैं जो कि मैं नहीं करता, कि वो कहते हैं बस आप, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ तो आप जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़े, ये नंबर देता है, स्कोरिंग ट्रेंड है, इसके स्कोरिंग मार्क्स अच्छे होते हैं, फलां फलां कहानियां डिफरेंट सुना के बच्चों को मिसगाइड करते थे। ऐसा कभी नहीं होता। देखें, सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट होता है जिसमें फेल हुए होते हैं ना, फेल, उसी सब्जेक्ट के अंदर लोगों के 80 मार्क्स, 80+ मार्क्स भी होते हैं। अब फेल होने वालों के लिए वो क्या स्कोरिंग ट्रेंड नहीं था क्या? ठीक है। और जिन्होंने 80 ले लिए हैं उसी सब्जेक्ट के अंदर, क्या उनके लिए स्कोरिंग ट्रेंड नहीं था? जिसको कहते हैं कि इसका स्कोरिंग ट्रेंड गलत खराब है, उसके अंदर 80 नंबर वाले भी होते हैं, तो उनके लिए क्या खराब था? खराब क्यों था? क्या वजह थी? इसमें कोई ऐसी स्कोरिंग ट्रेंड वगैरह वाली कोई सीन नहीं होती। ये सिर्फ पढ़ाने वालों के चोचले हैं कि हमारे पास बच्चे वही हैं जो हमें, मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ स्कोरिंग ट्रेंड का चूरन बेच कर। ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता, बच्चों को गलत गाइड नहीं करता, ना ही मैं कभी करूंगा। ठीक है। तो इसका एक तरीकाकार ये होता है कि जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट देखना आपने, वो आगे अगले लेक्चर के अंदर इंटरेस्ट कैसे देखना वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि एग्जाम में मैं आपको लॉजिकली बता देता हूँ कि ये मैटर ही नहीं कर रहा होता कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। स्कोरिंग ट्रेंड वाली जो चूरन है, जो टीचर्स भेजते हैं, मेंटोर्स भेजते हैं, बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, जो कि मैं नहीं, ना होने दूंगा ना करूंगा। ठीक है। उसका चूरन ये क्या है कि उस चूरन का लॉजिक ये है कि आपको जो है, अगर आंसर कोई कहा गया है, कोई आंसर, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया गया, अगर आप उस क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक आंसर कर दें, तो वो कैसे गलत कर सकता है एग्जामिनर? कभी भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है। गलत नहीं करेगा कोई, वो आपकी जो है ना, उसके साथ दुश्मनी नहीं है, ना ही वो आपको जानता है, ना ही उसको पता है किसका पेपर है, क्योंकि वहां पर आपका नाम ही नहीं लिखा हुआ। आपका पेपर के ऊपर सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर से आपके पेपर लिखते हैं, आप अपना नाम ही नहीं लिखते अपने पेपर के ऊपर। जब आप आंसर शीट लिख रहे होते हैं, उस आंसर शीट पे आपका नाम ही नहीं होता, सिर्फ रोल नंबर होता है और सीरियल नंबर होता है। तो उसको कैसे पता चलेगा? उसके पास तो वो सीरियल नंबर भी जाता है, सिर्फ रोल नंबर तो काट लिया जाता है शुरू के अंदर, जब भेजने से पहले एग्जामिनर के पास। तो उसको कैसे पता चलेगा ये किसका है? और ना ही वो आपका कोई रिश्तेदार है या आपके साथ दुश्मनी है उसकी, वो कैसे आपके नंबर काटेगा? अगर आपने क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक पूरा आंसर लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर नहीं लिखा तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। बस इतनी सी बात है। और इस हिसाब से जो मर्जी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, जोन सा जैसा मर्जी है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपका उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, और कुछ भी सब्जेक्ट सिलेक्शन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट क्राइटेरिया है। और नंबर आपके इंटरेस्ट, आपकी तैयारी, आपके एवेलुएशन, आपकी गाइडेंस, आपकी जो है प्रैक्टिस, उस पर ही आने हैं। अच्छा जी। उसके बाद आ जाता है स्टडी, जो है इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। ठीक है जी। मेंटोर जो है वो आपके साथ जो है आपको जो है इंट्रोड्यूस करवाता है इफेक्टिव जो स्टडी टेक्निक्स हैं। ठीक है जी। कि आपको मैपिंग कैसे करनी है, माइंड मैपिंग कैसे करनी है, एक्टिव रिकॉल कैसे करना है,
ठीक है जी, स्पीड रिपीटिशन कैसे करनी है, लर्निंग और रिटेंशन को कैसे इनहेंस करना है, ये सारी की सारी चीजें साथ साथ वो बता रहा होता है कि किस तरीके से इन सब चीजों को आपने ओवरकम करना है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उस ओवर थिंकिंग से आपने कैसे बचना है। मत मीन्स कि आपको एक प्लान भी दे रहा है, उसके बाद आपको स्टडी टेक्निक्स भी बता रहा है, उसके बाद आपको जो है मोटिवेट भी कर रहा है। उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल भी जो है आपके मेंटोर जो है इम्प्रूव करवाते हैं, क्योंकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम के अंदर टाइम दे रहे होते हैं, तो आप उसके अंदर वैल्यूएट करवा रहे हैं, तो वो उस टाइम के अंदर सिर्फ आपका पेपर वैल्यूएट कर रहे हैं, वो चाहे 1 घंटे का टाइम है, आधा घंटा है। ठीक है, आपको जो है वो रेगुलर फीडबैक दे रहा है कि आपने जो है, फॉर एग्जांपल आप जो है ना टेस्ट सीरीज ली हुई है किसी से, आप कहते हैं कि जो टेस्ट सीरीज जो है वो आपने ली हुई है, और आप डेली बेसिस पे उसको वैल्यूएट करवा रहे हैं, तो वो आपका ही पेपर वैल्यूएट कर रहा है, आपके लिए ही कर रहा है। ठीक है, और आपको ही अवेल्युएशन के साथ, फॉर एग्जांपल आपने ये एक सेंटेंस लिखा है, उसके अंदर यहाँ पे कोई गलती कर दी है। ठीक है जी, आपने फॉर एग्जांपल पंक्चुएशन लिखा, वो आपको कहेगा ये यहाँ पे पंक्चुएशन आएगी। कोई भी मिलाने के लिए, सेंटेंस को एक दूसरे को मिलाने के लिए यहाँ पे पंक्चुएशन लिखनी है। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कोई भी सेंटेंस को आपस में सेम हो, एक ही सेंटेंस हो, और बातों को मिलाने के लिए आपने क्या है पंक्चुएशन यूज करनी है, कोमा यूज करना है पंक्चुएशन का। एंड सेंटेंस को खत्म करने के लिए उसने कहा है कि आपको ये फुल स्टॉप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे आपको इन चीजों का पता ही होता है, बट ये बहुत बेसिक चीज है, बट सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि आपने क्या है फुल स्टॉप लगाना है, आपने क्या है कोमा लगाना है, आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, अगर कोई क्वेश्चन वाला बात लिखा, हाउ, वाई, वेयर वगैरह का कोई वर्ड यूज हुआ है शुरू के अंदर, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, वो आपको समझा देगा, आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो अगली बार मर्तबा वो आप जो है उस गलती को ठीक करोगे। ठीक है, वो गलती से आपके जो चांसेस हैं 90 80 90% जो है आपके चांसेस जो है वो गलती ना होने के ज्यादा हो जाते हैं, कि अगली मर्तबा आप जो वो वाली गलती नहीं करोगे। उसके बाद जो है मॉक एग्जाम का फीडबैक आपको 1 to 1 मिलता है, कि आपने जो मॉक दिया है, आपने जो ट्राई किया है पेपर, वो आपको सामने बैठ के, मतलब ऑनलाइन है तो जूम पर ही सीधी सीधी बात, वो भी सामने एक किस्म का हो गया, सीधी सीधी बातें आपके सामने होती हैं कि ये चीज़ यहाँ से गलत है, इसके अंदर ये चीज़ लिखो, इसके अंदर ये चीज़ें मजीद लिखो, इसके अंदर एनालिसिस के अंदर ये लिखो, सजेशन के अंदर ये लिखो, बैकग्राउंड के अंदर ये लिखो, क्रिटिक के अंदर ये लिखो, अगर आपका क्रिटिसिज्म मांगा गया किसी क्वेश्चन पर ऊपर, ये चीजें लिखो। एनालिसिस के अंदर आपने 3 चीजें लिखी हैं, उसने कहना कि भाई 5 लिखो, नंबर ज्यादा आएंगे। यहाँ पे पाकिस्तान का मैप बनता था, ये बना दो। ठीक है, इंडिया का मैप बनता था तो वो इस तरीके से जो है वो बना दो, बंगाल का जो मैप बनता था वो इस तरीके से वो बना दो। यहाँ पर अब मैं इतने अच्छे से मैप नहीं बना सकता, बट ठीक है जी बता रहा हूँ, अगर उन्होंने कहा कि इंडियन ओशन का मैप बनाना है और साथ पैसिफिक ओशन का, तो इस तरीके से जो है मैप बना दो। ठीक है जी, इधर और कंट्रीज निकोबार आइलैंड्स वगैरह बना दो। ठीक है, वो आपको बता रहा होता है कि यहाँ पर ये चीज़ है, अगली मर्तबा वो आप चीज़ें वो सारी की सारी ठीक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आपके मार्क्स पास होने के और मार्क्स बढ़ने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। मॉक्स एग्जाम की फीडबैक आपकी जो है वो क्या होती है, 1 to 1 होती है। उसके बाद आपकी जीत आ जाती है वो टाइम मैनेजमेंट है। मेंटोर आपको हेल्प करता है कि आपने इफेक्टिवली किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, स्टडी के सेशन को कैसे, ब्रेक्स को कैसे, ठीक है जी कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, जो आपने कंसिस्टेंसी रखनी है उसको कैसे मैनेज करना है, वो सारी की सारी टाइम मैनेज भी आपको सिखा रहा होता है, साथ साथ बता रहा होता है, उसका चेक एंड बैलेंस रख रहा होता है कि आपने आज कितना काम किया, कल कितना किया, परसों कितना किया, कल को आप इतना काम करोगे, परसों इतना करोगे, इस वीक के अंदर आपका ये काम हुआ, अगले वीक के अंदर आपका ये काम है। वो पूरा प्लान बना के रखता है, इवन के मैं खुद पूरा प्लान बना के रखता हूँ, बताता हूँ कि हर बच्चे को उसी प्लान के मुताबिक लेके चलता हूँ। मेरी डायरी के ऊपर पूरा पूरा प्लान, क्लास का टाइम, हर चीज लिखी होती है, और सुबह उठ के मैंने वही चीज देखनी होती है कि मैंने अब क्या क्या काम करना है, किस किस बच्चे को क्या सेंड करना है। ठीक है जी, उसको कौन सी बात बतानी है, कौन सा मैसेज करना है। अक्सर खुद बच्चों के जो पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर है मेरे पास बच्चे, वो तो उनको मैंने अलाउ किया हुआ कि आप रात के 2 बजे भी है ना, 2 बजे भी हुए मैं सो रहा हूँ, आप मुझे कॉल कर लें, आपको कोई भी मसला आ रहा है। ठीक है, और मैं आपको उसी वक्त आंसर करूंगा, और मैं करता हूँ, मुझे करते हैं बच्चे कॉल, और मैं खुद उनको कहता हूँ कि आपने मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करें तो मैं फौरन रिप्लाई कर देता हूँ, अक्सर अगर समहाउ मोबाइल पास ना हो तो मुझे, अगर आपको 1 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई ना आए तो फौरन कॉल कर ले, मैंने ये उनको कहा हुआ है, उनको इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ठीक है, तो वो मुझे कर लेते हैं, रात को 2 2 बजे भी, जो रात को पढ़ते हैं बच्चे, वो 2 2 बजे 3 3 बजे भी कॉल कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, इसके बारे में बताएं, आपने ये चीज़
पढ़ाई थी मुझे ये दोबारा और मजीद किसी एग्जाम्पल के साथ बताएं। ठीक है, ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ सर, इसके अंदर ये वाली चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, ये वाली चीज़ बता दें, काइंडली गाइड कर दें। फिर मैं उस हिसाब से उस वे के अंदर उस तरीके से उनको गाइड कर देता हूँ, चाहे जो मर्जी टाइम हो। ठीक है जी। अगर कहीं बिजी हूँ, क्लास के अंदर हूँ, तो मैं उनको कह देता हूँ वेट कर लो, एंड करके फिर बताता हूँ। वो तो ऑब्वियसली बात है, करना ही पड़ती है। एंड या कहीं गया हूँ तो वो अलग बात है। खैर, उसके बाद क्या चीज आ जाती है, करंट अफेयर इनसाइड। आपको करंट अफेयर की टेंशन होती है जब आप करंट अफेयर पाकिस्तान फेयर करते हैं, तो आपको हर चीज अपडेट करनी पड़ती है। ठीक है, और उस पर आपका बहुत ज्यादा टाइम जाया होता है। आप डेली बेसिस पे अपडेट करनी पड़ती हैं, कोई टॉपिक कोई चीज बार बार देखना पड़ता है यार, ये फलां रिपोर्ट आई है, इसके अंदर कोई चीज अपडेट ना होगी, वो फलां रिपोर्ट आई है उसके अंदर चीज अपडेट ना होगी, बजट आ गया उसको अपडेट ना करना पड़ जाए, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो है आपको करनी पड़ती हैं। बट क्या हुआ कि अगर आपके पास मेंटोर है, वो आपको खुद ही कर देगा भाई, ये उसने का काम है, उसको आपको प्रोवाइड करनी है सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अपडेटेड फॉर्म के अंदर। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हेडेक बनाने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने करंट अफेयर का डेली बेसिस पे ये चीज करनी है, करंट अफेयर का फलां चीज करनी है, फलां टॉपिक को करंट अफेयर को करना है, क्योंकि करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर इतने लंबे इतने बड़े हैं, आप करते 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 थक जाएंगे, वो खत्म नहीं होंगे, ये आप खुद को पता है। ठीक है, उसका सिलेबस खत्म ही नहीं होता, हर सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो जाता है, ऑप्शनल का खत्म हो जाता है मगर खत्म नहीं होता करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर का, नहीं होता। डेली बेसिस पे कोई ना कोई टॉपिक जो है ना सर पर पड़ा है कि ये टॉपिक भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, उसके अंदर का डेटा ढूंढना है, उसका ये काम करना है, उस टॉपिक का ये काम करना है, उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर अपडेट करने हैं। आपका ये झंझट ही नहीं होगा कि आपने ये काम करना है, आपका सिरदर्दी नहीं है, वो आपके मेंटोर की सिरदर्दी है, वो खुद ही ढूंढेगा, खुद ही करेगा, खुद ही अपडेट फॉर्म के अंदर आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग आपकी जो है करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के अंदर बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है, जो कि आपको सीखने से आएगी, और वो चीजें आपको मेंटोर ही सिखा सकता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके अंदर जो है वैल्यूएशन करवा रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, एनालिसिस के हवाले से, तो वो आपको मेंटोर ही बता सकता है कि आपने कितनी क्रिटिक अच्छी की है, कितना एनालिसिस अच्छा किया है, आपका जो एनालिसिस का जो वे है, ठीक है जी, या उसका आप जो है कितना बेस्ट है। ठीक है, उसकी नंबरिंग उस वो मेंटोर ही कर सकता, आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो लेवल है ना, इवन मैं खुद भी हूं, अगर मैं किसी चीज का एनालिसिस लिखता हूं करता हूं, तो मैं भी अपने से ज्यादा नॉलेज वाले बंदे से चेक करवाऊंगा कि बताओ मेरा जो नॉलेज था, मेरा जो लेवल था वो लेवल, वो नॉलेज जो है मैंने वहां पर जो है पुट कर दिया है, वहां पर जो है मैंने बता दिया है जो मैंने लिखा है पेपर पर। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़। उसके बाद प्रिपरेशन है, जिसमें आपके मॉक्स टेस्ट आ जाते हैं, टिप्स आ जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं। ठीक है जी, जो आप अपने CS एग्जाम के अंदर जो है कॉन्फिडेंटली फाइनल एग्जाम के अंदर जो है परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी की सारी प्रिपरेशन के अंदर भी आपका मेंटोर आपको सिखा रहा होता है। ठीक है जी, मोटिवेशन आपको देता है, चेक इन बैलेंस रखता है आपकी सारी चीज़ों पर, आपका मेंटोर आपको बताता है, समझाता है, सारा कुछ करता है। उसके बाद जो बेस्ट थिंग है ना, वो है आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है जी, कि आपके इमोशन जो है, मेंटोर जो है, जब आप कभी किसी वक्त जो है फॉर एग्जांपल ये होता है, ऑब्वियसली होता है, आपको अभी भी हो रहा होता होगा कि यार आपको लगता है मुझसे CSS नहीं होना, इतना मुश्किल भी नहीं है ये CSS, ठीक है, जितना आप समझते हैं कि ये मुझसे होना ही नहीं है। वो चीज होती है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा होता है कि मैं ये करूं कैसे, क्योंकि समझ नहीं ना आ रही होती, आपके पास गाइडेंस नहीं होती, आपको नहीं पता होता कि मैं ठीक कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा, आप वैल्यूएशन नहीं करवा रहे होते। ठीक है जी, पास होने वालों से पूछे ना कि आपने वैल्यूएशन करवाई है नहीं करवाई, वो अगर कहेंगे नहीं करवाई तो झूठ बोलेंगे, अगर वो कहेंगे मैंने मैक्सिमम करवाई है तो वो टॉप 10 के अंदर खड़े होंगे या टॉप 20 के अंदर खड़े होंगे। जो मैं आप ना ऐसा करें, आज ही मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ सब बच्चों के लिए, कि आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ टॉप 30 टॉप 50 30 का ही देख ले, इंटरव्यूज देख ले। ठीक है, वो इंटरव्यूज के अंदर कहेंगे मैंने एवेल्युएशन करवाई, मैंने गाइडेंस ली, मैंने जो है एवेल्युएशन करवाई, मैं इतने पेपर एवेल्युएट करवाए, मैंने मॉक टेस्ट दिए, मैंने फलां काम किया, मैंने गाइडेंस ली। ठीक है जी, मैं फलां टीचर के पास पर्सनली जाता था, उनसे पर्सनली पढ़ता था। वो यही बातें आपको बता रहे होते हैं, और यही वजह होती है कि वो टॉप 10 के अंदर होते हैं, टॉप 20 के अंदर होते हैं। आप टॉप 10 टॉप 20 के अंदर आ जाते हैं, तो आपकी डिजायर ग्रुप, जो भी आप जिस ग्रुप में के अंदर भी जाना चाहते हैं, उस ग्रुप के अंदर जो है आपकी एलोकेशन हो जाती होती है। और वो उनकी एलोकेशन कराने की वजह दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज जो होती है वो मेंटोर की गाइडेंस होती है, उसके बाद वो मॉक्स होते हैं जो एवेल्युएशन करवाता है अपने मेंटोर से ही। ठीक है, खुद तो कर नहीं ना सकता कोई भी, मैं भी अपनी एवेल्युएशन खुद नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे इतने सालों का जो है एक्सपीरियंस है, मैं फिर भी अपनी एवेल्युएशन खुद से नहीं कर सकता। ठीक है जी।
तो एक छोटी सी अगली बात पे चलते हैं, रिसोर्सेज रिकमेंडेशन। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट दोबारा मैं कर लूँ, जो न्यू बच्चे आने वाले हैं क्लास के अंदर उनके लिए, कि हम जो है ऐसे का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी फ़ी जो है वो 3000 रुपीज़ है। जिसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आपको कंप्लीटली डिटेल के साथ, उसके बाद जो है आपको अपडेटेड, ठीक है जी, अपडेटेड जो 30 टॉपिक्स हैं जिन पर आज तक ऐसे आए हैं, ठीक है, और इन्हीं पर ही आते हैं, पिछले 54 सालों से इन्हीं 30 टॉपिक्स पर ऐसे आते हैं। उन 30 टॉपिक्स पर आपको अपडेटेड डेटा मिलेगा, फैक्ट एंड फिगर सब कुछ, ठीक है जी, अपडेटेड टिल डेट। और आपके एग्जाम तक मैं उनको मजीद भी अपडेट करता रहूंगा, वो आपके एग्जाम तक आपके पास अवेलेबल होंगे, गूगल क्लासरूम के थ्रू आपको मिलेगा। और उसके अंदर चेंजिंग वगैरह जो भी होगी आपको वो अपडेट दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो 54 सालों के उन पेपर हैं, 1971 से लेकर 2024, ठीक है जी, 2024 तक के जितने भी पेपर हैं, ठीक है जी, 2023 का स्पेशल एग्जाम भी उसके अंदर ऐड है, 2014 का जो रिकंडक्ट हुआ था एग्जाम वो भी ऐड है। तो ये ऑलमोस्ट 56 पेपर बन जाते हैं, 56 × 10 कर लो, ठीक है जी। तो ये 560 जो है ना पेपर बनते हैं, 560 एसेस, 560 एसेस की आउटलाइन, 560 एसेस टिल डेट अपडेट, ठीक है जी, अप टू डेट, ठीक है जी, टिल डेट तक, जिस दिन आपको वो मिलेंगे उस दिन तक वो अपडेटेड होंगे, ऐसे पूरे के पूरे लिखे हुए। तो आप देख लें आपके पास कितनी ज्यादा रिसोर्सेज, कितना वास्ट रिसोर्सेज होगा। उन 556 में से आप अपनी जो है अ, जो टॉपिक्स हैं, जिन 30 में से मैं कहता होता हूँ 15 टॉपिक्स करें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उन 15 टॉपिक्स पर आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे जितने भी 15 आए हुए हैं, 20 आए हुए हैं, जितने जितने हर टॉपिक पर 10 आए हुए हैं, 20 आए हुए हैं, 15 आए हुए हैं, सोल्व मिल जाएंगे आपको। और ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिलेंगे, ठीक है जी, क्योंकि वो सोल्व ही मैंने खुद किए हुए हैं, ठीक है जी। तो अब देख लें आपके पास नॉलेज कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, हर डायमेंशन के अंदर आपके पास ऐसे मौजूद होगा। आपने किसी भी डायमेंशन के अंदर ऐसे करना है, वो आपके पास पहले ही लिखा होगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे टेक्स्ट करके इनबॉक्स के अंदर ज्वाइन कर सकता है। बहुत ही लो फी मैंने रखी है, वैसे इतनी मैं फी रखता नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने रखी है इस सेशन के लिए, जिसमें आपको आपकी वैल्यूएशन होगी 2 मंथ के अंदर तक, आप जितनी वैल्यूएशन करवा सकते हैं ऐसे की, वो भी होगी, उसी के अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है जी। 2 मंथ के बाद एवेल्युएशन नहीं होगी, गाइडेंस आपकी एग्जाम तक होगी, ठीक है जी। उसके अंदर ऐसे के हवाले से आपको जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपने पूछना होगा, वो सारी की सारी चीजें आप पूछ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। रिसोर्सेज रिकमेंडेशन सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बच्चों को पता नहीं होता कि कहाँ से करना है, कितना करना है, क्या करना है, कौन सी वेबसाइट, कौन सी बुक, कौन सा मटेरियल, कौन सा जो है वेबसाइट, कौन सी चैनल, कौन सी डॉक्यूमेंट्री चैनल, कौन सा करंट अफेयर चैनल, कहाँ से क्या, यूट्यूब से क्या, कौन सा लेक्चर लेना है, क्या करना है, उसको नहीं पता होता, ठीक है जी। वो पता तो चल जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होता है, ठीक है, बट आपको अक्सर नहीं पता होता क्या ये इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट भी है, नहीं भी है, ठीक है जी। रिसर्च पेपर के अंदर कौन सा करना है वगैरह। तो ये सारी की सारी रेलिवेंट बुक्स, वेबसाइट, आपका जो है रिसोर्सेज रिकमेंडेशन आपको आपका मेंटोर बता देता है एक वक्त के अंदर ही, आपने सिर्फ उसी सोर्स पे जाना है, वहां से पढ़ना है। ये आपका जो है एफर्ट्स, आपका टाइम, सब कुछ सेव करेगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी टाइम ही आपकी मनी है, ठीक है जी। इस प्रिपरेशन के अंदर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको हर हाल में इस चीज को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद जो है फोकस्ड एंड रिवीजन स्ट्रेटेजीज, ठीक है जी। आप एक मरतबा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको लगता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, ये होता है हर बच्चे के साथ होता है कि आप उसको नहीं पढ़ते दोबारा, आपके लिए वो बाले जान बन जाता है, आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो क्या है कि ये आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी देता है, आपको मेंटोर आपको बताता है कि किस तरीके से आपने रिवीजन करनी है, कहाँ कहाँ से करनी है, कौन कौन से टॉपिक करनी है, रिवीजन के नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या क्या करना है, सारी चीजें ये आपका मेंटोर आपको बता रहा होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है जी। रिवीजन के अंदर क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज कैसे करनी है, अननेसेसरी रिपीटिशन कैसे करनी है, उसको कैसे अवॉइड करना है अननेसेसरी रिपीटिशन से, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सीएसएस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एनालिसिस, दूसरा
क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल राइटिंग, क्रिटिकल थिंक करेंगे तो राइट करेंगे ना, तो इसको हम ओवरली क्रिटिकल थिंकिंग ही कहते हैं इस चीज को। और थिंकिंग होगी तो राइट करोगे ना, सारा सोच के ही राइट होता है, ये आपको कहीं से भी मिलती नहीं है, ये आपकी खुद बनानी पड़ती है, खुद डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है जी। और ये प्रैक्टिस से होती है, और मजीद कुछ चीजें होती हैं जो आपका मेंटोर आपको साथ साथ गाइड करता है, बताता है। ठीक है जी, सारी चीजें, इवन मैं आपको सब चीज़ों को, इस चीज़ों का बताऊंगा, ये कैसे क्रिटिकल थिंकिंग, कैसे अपना एनालिसिस बढ़ाना है, कैसे एनालाइज करना है चीज़ों को, कैसे क्वेश्चन को एनालाइज करना है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़ानी है, सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद जो है आंसर स्ट्रक्चरिंग, के आंसर किस तरीके से लिखना है, आंसर को स्ट्रक्चर कैसे देना है, A to Z किस तरीके से जाना है, बैकग्राउंड से लेकर, ठीक है जी, प्रेजेंट, उसके बाद सजेशंस, उसके बाद क्रिटिक, ये किस तरीके से करनी है, इसको किस वे के अंदर लिखना है, मैप्स कैसे बनाने हैं, चार्ट कैसे बनाने हैं। ठीक है जी। कौन सी बात को कैसे लिखना है, सेंटेंस कैसे लिखना है, सेंटेंस को किस वे के अंदर एक्सप्लेन करना है, स्टोरी कैसे डेवलप करनी है, ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह ताला आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, अगर आप मेरे पास भी सेशन ज्वाइन करते हैं। उसके बाद, नॉट लीस्ट बट एट लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस एंजाइटी मैनेजमेंट। आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, आपको यही माइंड के अंदर होता है कि क्या मेरा पास होगा या नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, कितना मैं जो है उसको कर सकूंगी, या कितना जो है क्या क्या मेरा होगा इस चीज का। ठीक है जी। तो इस चीज को भी आपको सिखाया जाएगा कि आपने एग्जाम के अंदर सबसे पहले अपनी तैयारी के अंदर किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करना है, उसके बाद एग्जाम के अंदर किस तरीके के से जो है अपने प्रेशर को हैंडल करना है। ठीक है जी। किस तरीके से काम रह के आंसर करना है, किस तरीके से फोकस रह के, काम रह के अपनी तैयारी करनी है, किस तरीके से एग्जाम के अंदर भी फोकस करना है, किस तरीके से जो है प्रिपरेशन के, एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसके अंदर किस तरीके से फोकस करना है, ये सारी की सारी चीजें इसी चीज के अंदर जो है सिखाई जाती हैं। अच्छा जी, ये जूम की मीटिंग 40 मिनट की होती है, वो एंड होने वाली है। तो आपको जो मैंने लिंक सेंड किया है, उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें इस मीटिंग को, तो हम उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी।